नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस करना सिखाऊंगा। किस तरीके से हम किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं और बैलेंस शीट के अंदर हमें क्या क्या देखना है, यही सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। देखिए कि दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का यह हमारा 45वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 23वां वीडियो है। पिछले सारे वीडियो को अगर आप बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को हम अब यहीं से कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से किसी भी कंपनी का आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आप लैपटॉप से कर रहे हैं, पीसी से कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं तो गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सर्च लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर screener.in लिख के आपको सर्च कर देना है। लिख के आप सर्च कीजिएगा तो भैया आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको 3 बिंदु दिखाई देगा, तो इस पर आपको एक बार इस तरीके से क्लिक करना है और नीचे की तरफ आके इस डेस्कटॉप साइड के सामने यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा, तो इसमें आपको टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है और जिस भी कंपनी का आप देखना चाहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं अभी देखने वाला हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का, तो मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिखूंगा तो आ जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करेंगे तो भैया हमारे सामने कुछ इस तरीके से ये खुल के आ जाता है। अब यहाँ पर ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा बैलेंस शीट, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो भैया इस तरीके से नीचे की तरफ भी आइएगा ना, इस तरीके से, तो इसमें आपको मिल जाएगा बैलेंस शीट जो कि आपको दिखाई दे रहा है। या यहाँ पर भी क्लिक कीजिएगा बैलेंस शीट वाले पर, यहाँ पर, तो वही वाला पेज आपको खुल के यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। और यही सब कुछ देखा जाता है। अब इसमें क्या देखा जाता है, कितना होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर बैलेंस शीट होता क्या है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी जब स्टार्ट होती है तब से लेकर अभी तक का पूरा इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर दिया जाता है, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि आज से 10 साल पहले कोई कंपनी स्टार्ट हुई है, तो 10 साल पहले कंपनी का किस तरीके से स्थिति था, बीच में स्थिति कैसा रहा है, यानी कि टोटल कंपनी का बिजनेस किस तरीके से चला है, शुरू हुई है तब से लेके अभी तक का पूरा जानकारी आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया जाएगा। तो बैलेंस शीट एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैलेंस शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या खरीदी, क्या एसेट बाई की, क्या सेल की और कितना का वो लोन ली, कितना का लोन ली, यह सब कुछ आपको बैलेंस शीट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को मिला के बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो दोस्तों आपको इसी से पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी बैलेंस शीट होता है। तो यह तो आपको पता चल गया। और यहाँ पर यह 10 साल जो मैं लिखा हूँ ना, इसका मतलब यही है कि आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले, 45 साल पहले जो कंपनी स्टार्ट हुई है उसका शुरू से लेके अभी तक का इंफॉर्मेशन कैसा गया, किस तरीके से उनका बिजनेस चला, वह सब कुछ आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखाई देता है। यही दोस्तों एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए हम लिख दिए थे। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। देखिए कि दोस्तों, जो बैलेंस शीट होता है ना, इससे यह जो बैलेंस शीट है यह 2 पार्ट में रहता है। किसी भी कंपनी का आप बैलेंस शीट देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो 2 पार्ट में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक यह दूसरा पार्ट। यानी कि कहने का मतलब है जो बैलेंस शीट रहता है वह 2 पार्ट में रहता है। एक में तो आप एसेट देख सकते हैं और दूसरा में लायबिलिटीज देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा, कंपनी का जो टोटल लायबिलिटीज़ है और टोटल एसेट है यह दोनों आपको सेम दिखाई देगा। वह किसी भी साल का क्यों ना उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का उठा के देख लीजिए, किसी भी साल का उठा के देखिएगा तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ दोनों आपको सेम दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल होगा कि भैया एसेट जो होता है, एसेट का मतलब होता है कि कंपनी कितना खरीदी, एसेट का मतलब होता है कि कंपनी क्या ओन की, क्या खरीदी, वह एसेट में रहता है। और लायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी कितना लोन ली, यानी कि कंपनी का क्या हो रहा है, कितना का लोन ली। तो कंपनी का एसेट और लायबिलिटी खरीदी और
यहाँ पर लोन ली, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह दोनों बराबर कैसे हो सकता है? किसी भी कंपनी का आप उठा के देखिए, दोनों आपको टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट दोनों आपको बराबर दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बराबर कैसे हो सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो इसे समझाने के लिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी को ले लेता हूँ। मान के चलिए कोई कंपनी है जो कि बैंक से 100 करोड़ की लोन लेती है। तो लोन ली तो वह उसका लाइबिलिटीज हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ 100 करोड़ की लोन ली तो वह उसका लाइबिलिटीज हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए कि 100 करोड़ की लोन ली तो वह उसका लाइबिलिटीज हो गया, लेकिन कंपनी के पास ये 100 करोड़ आ भी तो गया ना, 100 करोड़ आ भी तो गया। तो 100 करोड़ आ गया तो इस 100 करोड़ से कंपनी 50 करोड़ की लैंड खरीद लेती है, ज़मीन खरीद लेती है और 50 करोड़ बैंक में जमा कर देती है कैश के रूप में। तो देखिए 50 करोड़ की जो ज़मीन खरीदी यह भी उसका एसेट हो गया और 50 करोड़ बैंक में जमा की यह भी भैया उसका एसेट हो गया। तो दोस्तों टोटल 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ उसका एसेट भी हो गया और 100 करोड़ लोन ली तो 100 करोड़ उसका लाइबिलिटी भी हो गया। तो अब बराबर दोनों हो ना गया, 100 करोड़ यह भी हो गया और 100 करोड़ यह भी हो गया। तो अब भैया हो गया दोनों बराबर। और इसी तरीके से यह कॉन्सेप्ट काम करता है। इसीलिए किसी भी कंपनी का आप टोटल लाइबिलिटीज और टोटल एसेट देखिएगा तो दोनों आपको बराबर देखने के लिए मिल जाता है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि आखिर यह एसेट होता क्या है। तो एसेट वो सारी चीज़ें होती है जिससे कि कंपनी इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाती है। कंपनी उस एसेट का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाती है तो यह भैया हो जाता है एसेट। वह कोई भी चीज़ क्यों ना हो, उसे इस्तेमाल की, प्रॉफिट बनाई, फ़ायदा हुआ कंपनी को तो वह एसेट हो जाएगा। जैसे कि बैंक में पैसा जमा कर दी, बैंक में पैसा जमा कर दी तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है तो वह भी एसेट हो गया। और दोस्तों एसेट तो आपको समझ में आ गया। अब आइए लाइबिलिटीज़ को समझते हैं। तो वह लाइबिलिटीज वह है जिससे कंपनी से पैसा बाहर जाता है। कंपनी से पैसा जो बाहर जाएगा वह लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। तो यह भैया आपको समझ में आ गया। जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट बढ़ रही है कंपनी, यह भी हो गया। डेट, लोन लिया है, यह भी हो गया। ट्रेड पेबल, यह भी भैया लाइबिलिटीज़ के अंदर ही आता है। तो यह आपको समझ में आ गया कि बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट, इसका मतलब क्या होता है, बराबर क्यों होता है, यह सब कुछ समझ में आ गया। तो आइए अब हम दोस्तों समझते हैं कि आखिर अब हमको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटीज वाले सेक्शन को क्लियर करते हैं और उसके बाद एसेट वाले सेक्शन को हम क्लियर करेंगे। तो यह भैया ऊपर वाला हमारा हो जाएगा लाइबिलिटीज। सबसे पहले तो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारा बंद हो गया है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पर थोड़ा चालू कर लूँ और दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। तो देखिए यह हमारा बैलेंस शीट रहा जैसे कि हम खोले थे और यहाँ पर यह वाला हमारा लाइबिलिटीज वाला सेक्शन हो गया यहाँ तक का टोटल लाइबिलिटी। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वह आता है इक्विटी कैपिटल। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। चलिए इक्विटी कैपिटल को समझते हैं। यह वह पैसा होता है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से आईपीओ में पैसा ली होती है। जब कंपनी लिस्ट होती है तो आईपीओ में जो भी लोग आईपीओ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आईपीओ में पैसा लगाते हैं और कंपनी के पास जो पैसा जाता है यह सब कुछ इक्विटी कैपिटल के अंदर आता है। या जो उस कंपनी के प्रोमोटर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। जब नई कंपनी होती है, शुरू में स्टार्ट होती है, तो कंपनी में जो प्रोमोटर पैसा लगाते हैं, उसके मालिक जो पैसा लगाते हैं, यह भी भैया इक्विटी कैपिटल के अंदर ही आता है। तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, हर साल का आपको डेटा यहाँ पर मिल जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यह तो भैया आपको पता यहाँ पर इक्विटी कैपिटल वाला पता चल गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या आ जाता है, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है रिजर्व्स। अब यह क्या होता है, देखिए जो भी मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे रहा हूँ सारा का सारा मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजर्व्स यानी कि कंपनी जब डिविडेंड देती है और डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है उसी को रिजर्व्स कहा जाता है और इसी के अंदर शेयर प्रीमियम भी जोड़ा जाता है। तो यह तो भैया आपका क्लियर हो गया। तो चलिए यह क्लियर हो गया। उसके बाद जो आगे का जानकारी है वो मैं आपको देता हूँ। तो चलिए इसको मिटाता हूँ और आगे हम बात करते हैं। अब रिजर्व्स के बाद आ जाता है बोरोइंग्स। आइए अब हम बोरोइंग को समझते हैं। देखिए बोरोइंग का मतलब होता है
लोन। सिंपल सी बात है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो बोरोइंग मतलब वह पैसा जो कंपनी किसी से लोन यानी कि उधार ले रखी है, यही बोरोइंग के अंदर आता है। अब बोरोइंग के अंदर यहाँ पर आप देखिएगा तो एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब यह क्या होता है, तो इसका मतलब सिंपल सा होता है कि वह लोन जो कंपनी को 12 महीने के बाद चुकाना है, यानी कि 1 साल के अंदर नहीं चुकाना है, 1 साल के बाद चुकाना है, तो यह लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। अगर कंपनी 5 साल के लिए लोन ले रखी है तो वह लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। और क्या है वह आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, जिस भी साल का आप देखना चाहते हैं। जैसे कि 24 का आ चुका है रिजल्ट, तो वह देख सकते हैं, 23 वाला रिजल्ट देख सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है, तो वह आपका यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। यह भैया कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सीखने के पर्पस से आप इस वीडियो को देखिए। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारा क्लियर। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वैसे ही होता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अगर कंपनी को 12 महीने के भीतर अगर कोई लोन चुकाना है तो वह शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर आएगा। और कितना चुकाना है वह आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह भी आपका क्लियर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर भैया हमारा लीज लाइबिलिटीज। लीज का मतलब होता है रेंट पर लेना। लीज का मतलब सिंपल सा यही होता है। तो अगर कंपनी किसी भी जगह को लीज पर ली है तो वह लीज लाइबिलिटी के अंदर आएगा। तो वह दोस्तों यहाँ पर आप आके देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जब का भी आप देखना चाहते हैं। तो यह तो आपको पता चल गया। उसके बाद दोस्तों यह क्लियर। तो अब आ जाता है यहाँ पर हमारा भैया अदर बोरोइंग्स। देखिए दोस्तों, कंपनी का अदर बोरोइंग भी होगा। अदर बोरोइंग्स के अंदर जो कि यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अदर लोन भी कंपनी लेके रखती है, तो वह भैया अदर बोरोइंग के अंदर आ जाता है। और कितना है वह यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं। 2024 में कुछ भी नहीं है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह कुछ भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अदर बोरोइंग्स मतलब अदर लोन अगर कंपनी लेके रखी होगी तो वह आपको यहाँ पर डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक बोरोइंग वाला आपका पूरा क्लियर, बोरोइंग पूरा क्लियर। तो अब आ जाता है अदर लाइबिलिटीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस प्लस वाले पर क्लिक करूँ तो इसमें सबसे पहले आता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ। इसका मतलब क्या होता है, यह तब पैदा होता है जब एक कंपनी दूसरे कंपनी में 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, लेकिन 100% शेयर होल्ड नहीं करती है। देखिए बहुत सारी कंपनियों के सब्सिडरी कंपनी होती है और उसमें वह 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, तो वह भैया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में दिखाई देता है। अगर कोई कंपनी है जो कि अपने सब्सिडरी कंपनी में 60% शेयर होल्ड करती है, तो 100 में से 60 अगर माइनस हम कर देते हैं तो 40% निकल जाएगा। तो जो 40% निकलेगा ना, तो यह हो जाएगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यह यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के काफ़ी सारे सब्सिडरी कंपनी है और उसमें वो काफ़ी शेयर होल्ड करती है, तो वह डेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड पेबल, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। अगर कंपनी किसी से रॉ मटेरियल लेती है और कुछ दिन बाद पेमेंट करती है, तो यह ट्रेड पेबल्स में आपको दिखाई देता है। जैसे कि कोई भी कंपनी चलती है तो रॉ मटेरियल आता है तो वह उसी समय पेमेंट नहीं किया जाता है, कुछ दिन के बाद पेमेंट किया जाता है। तो वही भैया यहाँ पर ट्रेड पेबल्स में आपको दिखाई देता है। और क्रिएटर डेज वाला जो हम वीडियो बनाए थे उसमें भी हम आपको यह बात बता दिए थे। तो यह दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर आके यह भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है अदर लायबिलिटी आइटम। देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक मैं फुल प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। इसमें अगर बताया जाए तो
दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। देखिए कंपनी के ऊपर कॉन्जेंटेंट लाइबिलिटीज अगर है तो इसे मीट करने के लिए कंपनी अपने पेट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कैश निकाल के रखती है टैक्स भरने के लिए। तो यही भैया इसके अंदर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप आके देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें आपको यह भी दिखाया जाता है कि कंपनी किस बैंक से कितना लोन लिया है और किस इंटरेस्ट पर लिया है, यह सब कुछ इसके अंदर आपको दिखाया जाता है। देखिए दोस्तों यह डेटा को अगर आपको पूरा क्लियर डेटा देखना है कि क्या हुआ है, कितना हुआ है, कब हुआ है, कितना परसेंट पे हुआ है, तो यह सब कुछ आपको एनुअल रिपोर्ट में दिखाई देगा। और जब एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना बताऊंगा तो उसमें इसको हम पूरी अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको बता देंगे। अभी तक के लिए इतना ही आप समझ लीजिए। तो हाल फिलहाल हमारा यहाँ पर जो कि लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन जो हमारा है यह पूरा का पूरा क्लियर हो गया। देखिए इन सबको अगर आप जोड़ दीजिएगा इन सबको तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपको दिखाई देगा। और किस समय का आपको देखना है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मार्च 2023 का आपको देखना है या मार्च 2024 का देखना है, मार्च 2022 का देखना है, तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। तो यह आपका क्लियर हो गया। लाइबिलिटीज वाला हमारा सेक्शन तो क्लियर हो गया। अब आते हैं टोटल एसेट वाले सेक्शन में जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है भैया हमारा फिक्स एसेट जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम कर लूँ, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है फिक्स एसेट जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं प्लस वाले पर तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो देखिए जो फिक्स एसेट होता है यह दो प्रकार का होता है। सबसे पहला तो टंजेबल एसेट और दूसरा इनटंजेबल एसेट। टंजेबल एसेट के अंदर आता है ऐसा एसेट जिसे हम टच सी फील कर सकते हैं। इसमें हमारा भैया यहाँ पर आ जाएगा लैंड जो ज़मीन है उसे टच कर सकते हैं। उसके बाद बिल्डिंग उसको भी हम टच कर सकते हैं। प्लांट मशीन है उसको भी हम टच कर सकते हैं। शिप बिला इक्विपमेंट्स और भी काफ़ी सारा ऑप्शन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। तो यह सब टंजेबल एसेट है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक यह सब कुछ टंजेबल एसेट है। उसके बाद आ जाता है इनटंजेबल एसेट जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी के पास कोई पेटेंट्स है तो उसे दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कोई कॉपीराइट्स है तो उसे भी दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो यह उसका इनटंजेबल एसेट हो जाएगा। तो यह भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि कितना किस कंपनी का रहा है वह भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यह वाला हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है CWIP जो कि यहाँ पर लिख दिया हूँ। CWIP मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यही इसका फुल फॉर्म होता है। अगर कंपनी ऐसा कोई खर्चा करती है जिससे कि वह अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा पाए तो वह CWIP के अंदर दिखाई देगा। वह प्लांट, जैसे कि कोई कंपनी अपने प्लांट्स में खर्चा करती है, मशीन में खर्चा करती है, तो यह सब CWIP में दिखाई देगा। अगर मशीन पे खर्चा कर रही है, प्लांट पे खर्चा करी तो इनसे उनका कैपेसिटी बढ़ेगा और कैपेसिटी बढ़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा माल बिकेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। तो यह भैया CWIP के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद भैया आ जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर कंपनी कहीं इन्वेस्ट करके रखी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या कहीं भी इन्वेस्ट करके रखी है तो वह इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको दिखाई देगा जो कि यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि कब कितना रहा है। उसके बाद आ जाता है अदर एसेट। अदर एसेट में भी बहुत कुछ आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर प्लस वाले पर क्लिक करूँ तो सबसे पहले तो आ जाएगा इन्वेंट्रीज। तो देखिए इन्वेंट्रीज 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला तो जैसे कि अगर हम FMCG कंपनी अगर नेस्ले की बात करें तो अगर हम इनके इन्वेंट्री की बात करें तो सबसे पहले तो इन्हें रॉ मटेरियल चाहिए अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल में क्या इनको चाहिए, आटा चाहिए, तेल चाहिए, जिससे कि ये अपना प्रोडक्ट तैयार करें। आटा तेल आ गया तो ये अब अपना तैयार करेंगे तो इनका वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा यानी कि बन रहा होगा। और जब बन जाएगा तो फिनिश गुड्स वह बन जाएगा। जैसे कि मैगी, चॉकलेट और भी काफ़ी ज़्यादा इनका प्रोडक्ट आता है तो यह सब बन जाएगा
तो यह इन्वेंट्री के अंदर दिखाई देता है। तो वह दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ जाता है भैया यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। कंपनी जब कोई इन्वेंट्री बेचती है, जैसे कि कंपनी यहाँ पर यह सामान बना ली है, फिनिश गुड्स उनका बन गया, उनका मैगी चॉकलेट या जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो बन गया तो वह बेचेंगे तो डायरेक्ट उनके पास कैश नहीं आ जाएगा। यहाँ पर कैश डायरेक्ट नहीं मिल पाता है, उन्हें अपने सामान को उधार में भी देना पड़ता है। तो आने वाले समय में जो उनके पास कैश आएगा वही ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाई देता है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ पूरा, अगर मैं पढ़ के आपको बताऊँ तो कंपनी जब कोई इन्वेंट्री बेचती है यानी कि सामान बेचती है तो डायरेक्ट उनके पास कैश नहीं मिल पाता है, उधार में सामान देना पड़ता है। तो उधार में सामान तो दे दिए, तो आने वाला जो कैश है उनके पास वही ट्रेड रिसीवेबल्स में दिखाई देता है। और जब हम डेटर डेज वाला वीडियो बनाए थे तो उसमें हम इसके बारे में आपको पूरी अच्छा तरीके से बता दिए थे, यह आपको अच्छा तरीके से पता होगा। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है कैश इक्विपमेंट्स, जो कि यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। बैंक में सॉरी यहाँ पर मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ। कैश इक्विपमेंट्स में बैंक में कंपनी जितना भी अपना कैश लिक्विड एसेट रखी हुई है, जैसे कि कंपनी का कैश पैसा जो कंपनी के पास आया, जैसे कि वो लोन लिया कहीं से भी कंपनी कमाई तो कुछ पैसा वो बैंक में रख देती है। तो बैंक में जो कंपनी का पैसा रखा हुआ है यह सब कुछ कैश इक्विपमेंट्स में दिखाई देगा आपको। और दोस्तों लिक्विड एसेट होता है वह भी कैश इक्विपमेंट्स में ही आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आप आके देख सकते हैं। तो यह भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर मेंटेन रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो यह तो आपका क्लियर हो गया। तो यह क्लियर। उसके बाद भैया आ जाता है क्या हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा शॉर्ट टर्म लोन। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन दिखाई दे रहा है। कई बार आप यहाँ पर देखने के लिए आइएगा तो लोन्स का ही सिर्फ सेक्शन आपको दिखाई देगा। तो अगर इस वाले सेक्शन की अगर हम यहाँ पर लोन वाले को देखें एसेट वाले में, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी के जो सब्सिडरी कंपनी है उससे अगर कंपनी लोन देती है तो वह सब कुछ एसेट वाले लोन वाले सेक्शन में आपको दिखाई देगा। जैसे कि शॉर्ट टर्म लोन दिखाई दे रहा है, तो अगर कंपनी अपने सब्सिडरी को शॉर्ट टर्म में लोन देगी तो वह भैया यहाँ पर दिखाई देता है। तो यह तो आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा क्या, जो कि यहाँ पर दिखा दूँ भाई, हमारा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पर आ जाता है अदर, जो कि एसेट आइटम। तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर कंपनी बैंक में एफडी करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तो वह अदर एसेट आइटम में आएगी। तो यह भी आपका क्लियर, जो कि यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। तो यह आपका क्लियर हो गया। देखिए कि दोस्तों अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फिक्स एसेट, CWIP, इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट। इन सबको अगर हम यहाँ पर जोड़ दें तो टोटल एसेट निकल के आ जाएगा, और टोटल एसेट जो होगा वह यहाँ पर हमें लास्ट में दिखाई देगा। तो यही होता है इसका मतलब। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर बैलेंस शीट में किसका क्या मतलब होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो जल्दी हमारा आ रहा है कैश फ्लो वाले पर। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।